अस्सलाम वालेकुम बेटा। तो लास्ट जो है, वेलकम बैक टू द लेक्चर बेटा। लास्ट जो है हमने जो है वो टॉपिक में इक्वेशन जो है एफ ऑफ जी की फाइंड आउट की थी। यहाँ पे एक जो है वो माइनस बी ऑफ आर के साथ था, एक माइनस ये था। ये माइनस माइनस जो है वो हमारे पास प्लस की वैल्यू जो है वो बनाते हैं, और हमारे पास जो एफ ऑफ जी आता है वो आता है एफ ऑफ जी हमारे पास वो क्या आया थी वैल्यू हमारे पास क्यू वी थीटा आर ओवर टू पार्शल बी जी बाय पार्शल बी जी ओवर पार्शल जी। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे सबसे पहले तो इस वी थीटा को समझना है क्या है, फिर वैल्यूज़ पुट करके हमने जो है इसको म्यू जो है हमारा मैग्नेटिक मोमेंट जो है उसकी फॉर्म के अंदर इसको लिखना है। तो ये जो वी थीटा है ये क्या है। अब देखिए बेटा, हमारे पास जो पार्टिकल है वो कुछ इस तरह से जो है वो जायरेशन कर रहा है, वो जो है कुछ इस तरह से जो है वो मूव कर रहा है। अगर मैं इस पार्टिकल को यहाँ पे रोक दूँ तो इस पार्टिकल का आगे जो बेटा मैं अगर यहाँ पे जो है वो वेलोसिटी कंपोनेंट ड्रॉ करूँ तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। ये वेलोसिटी कंपोनेंट है। अगर आप इस पार्टिकल को देखें, ये तो इसका वेलोसिटी कंपोनेंट हो गया। यहाँ पे अगर इसको बड़ा करके मैं बनाऊँ तो सेंटर से एक जो है ये एंगल बनाता है बेटा यहाँ पे। ठीक है, फ्लेमिन राइट हैंड रूल आप इस्तेमाल करें। ठीक है, तो आप देखेंगे कि अगर पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा है, हमारा पार्टिकल अगर इस तरह से मूव कर रहा है, तो उस पर जो वी परपेंडिकुलर यहाँ पे जो है वो एक परपेंडिकुलर फोर्स जो अप्लाई होती है, ये जो वी परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में जो उसको मूव करवाने के लिए अप्लाई होती है वो इधर को होती है। अगर हमारा पार्टिकल जो है वो इधर को इस तरह से मूव कर रहा है तो हमारे उसके ऊपर जो परपेंडिकुलर यहाँ पे बेटा जो फोर्स लगेगी, यहाँ पे जो वी परपेंडिकुलर लगेगी वो जो है वो इस डायरेक्शन में होगी। ये केस होगा बेटा नेगेटिव चार्ज के लिए, और ये केस होगा पॉजिटिव चार्ज के लिए। अगर आप पॉजिटिव चार्ज को देखें तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, और अगर आप नेगेटिव चार्ज की बात करें जो इलेक्ट्रॉन है तो वो आप देखें तो पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। तो इसलिए हम कहेंगे कि वी जो थीटा है वो हमारे पास किसके बराबर है, माइनस प्लस वी परपेंडिकुलर के। वी थीटा किसके बराबर है, जो मोशन हो रही है हमारी, हम कहेंगे वो माइनस प्लस वी परपेंडिकुलर के बराबर है, क्योंकि वी जो है वो एक दफ़ा जो पॉजिटिव के लिए है वो नेगेटिव एक्सिस पे जा रहा है, और जो पॉजिटिव जो नेगेटिव है नीचे वाला उसके लिए पॉजिटिव एक्सिस पे जा रहा है। तो पहली चीज़ तो हम ये लिखेंगे कि Q इज इक्वल्स टू माइनस प्लस वी परपेंडिकुलर आर ओवर टू पार्शल बी जी ओवर पार्शल जी। बुक के अंदर इस जी को जो है वो एस से रिप्रेजेंट करता है। जनरल फॉर्म के अंदर हम जो है इसको जी ही रहने देंगे। ठीक है, फिर एस और जी की हमें जो है वो कन्फ्यूजन होगी, तो हम जो है इसको एस ही रहने देते हैं। अब क्या है कि हमारे पास जो ये डायरेक्शन जो है ये इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की होगी। ठीक है, वी परपेंडिकुलर जो मैंने आपको बताई है। अब जो है आप देखें तो आपने क्या करना है बेटा, यहाँ पे जो है वो वैल्यू पुट करनी है आर की। ये जो आर है v इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, आर ओमेगा। तो आर विल बी इक्वल्स टू वी परपेंडिकुलर ओवर ओमेगा सी, यही आ जाएगा। तो अगर आप इसको पुट करें तो ये आपके पास आएगा क्यू वी परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बाय वी परपेंडिकुलर ओवर ओमेगा सी मल्टीप्लाई बाय पार्शल बी ऑफ जी ओवर पार्शल जी। ये आ गया। अब ओमेगा सी की साथ ही साथ अगर मैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर ओमेगा सी की वैल्यू पुट कर दूं, और ये जो ओमेगा पर वी परपेंडिकुलर है दोनों, इनको मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये आ जाएगा वी परपेंडिकुलर का स्क्वायर बाय 2, और ओमेगा सी की जो वैल्यू होगी वो आएगी मेरे पास क्यू 1 ओवर ओमेगा सी है तो क्यू बी ओवर एम, क्यू बी ओवर एम पार्शल बी ऑफ जी ओवर पार्शल जी। अब यहाँ पे जो है वो क्यू से कट गया बेटा, तो हमारे पास जो वैल्यू रह गई वो रह गई हाफ ऑफ एम वी परपेंडिकुलर ओवर
बी, ठीक है, ये बी जो है आप सिंपल जो बी है उसको बी जी कह सकते हैं। तो पार्शल बी ऑफ जी ओवर पार्शल जी, तो ये आ गई एफ ऑफ जी की वैल्यू, और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दें। इस इक्वेशन को आप बेटा इस तरह से लिख सकते हैं कि एफ ऑफ जी विल बी इक्वल्स टू म्यू पार्शल बी ऑफ जी ओवर पार्शल जी, और यहाँ पे जो है वो ऊपर से साइन माइनस प्लस आ रहा था, माइनस प्लस यहाँ पे जब हमने लगा दिया साइन ओमेगा सी का तो वो आ गया प्लस माइनस, यहाँ पे ओमेगा सी के साथ प्लस माइनस। अब यहाँ पे अगर देखें आप तो ये क्या होगा कि प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस फिर से माइनस, प्लस माइनस इसका प्लस इसका माइनस माइनस फिर इसका प्लस इसका माइनस फिर भी माइनस, तो यहाँ पे जो साइन आएगा हमारे पास वो माइनस ही आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये जो आ गया हमारे पास एफ ऑफ जी इज इक्वल्स टू माइनस म्यू पार्शल बी ऑफ जी ओवर पार्शल जी। तो यहाँ से स्टोरी शुरू होती है बेटा म्यू की, यहाँ से स्टोरी शुरू होती है म्यू की। हेयर म्यू इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट आप सिंपली कह लें, मैग्नेटिक क्या है बेटा, मोमेंट के बराबर है, और इसकी वैल्यू क्या है, हाफ एम वी परपेंडिकुलर स्क्वायर ओवर बी। ये कैसे आई, अब आप कहें सर कोई भी वैल्यू है उठा के आपने जो है उसको जो है वो मैग्नेटिक मोमेंट के बराबर दे दिया, ऐसे कैसे हो गया। तो नहीं बेटा, हम इसको प्रूव कर लेंगे, हम इसको क्या करेंगे, इस वैल्यू को प्रूव कर लेते हैं कि ये इसी के बराबर है। कैसे, बाय डेफिनेशन आप लिखें, बाय डेफिनेशन ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट, ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट। तो म्यू हमारे पास किसके बराबर होता है बेटा, ए डॉट आई के बराबर होता है, करंट इनटू इट्स परपेंडिकुलर एरिया जो है, ठीक है, उसके बराबर होता है। ठीक है, किसी भी सॉलिनॉइड के अंदर बॉयड-सेवरेट लॉ के अंदर आप ये पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे आप इसको सर्च भी कर सकते हैं कि हाउ मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एरिया इनटू इट्स करंट, तो आपके पास जो है वो डेरिवेशन आपको उसकी हिस्ट्री सारी जो है वो बता देगा। ये टॉपिक नहीं है मेरा, तो मैं इसलिए इसको यहाँ इतना नहीं डिटेल में बताऊंगा कि ये कैसे आता है। उसके अलावा आप जो है इसको पढ़ सकते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, मेरे टॉपिक्स में उसमें इसको जो है वो एक्सप्लेन करूँगा। तो अब जो है हमारे पास ए जो है वो क्या है, एरिया। अब क्या है, जायरेशन क्या है, सर्कुलर मोशन में हमारा जो है वो आप कह लें यहाँ पे मूव करता है जो चार्ज है। तो यहाँ पे जो एरिया है वो एरिया ऑफ सर्कल होगा, जो होगा पाई आर स्क्वायर। करंट, करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, तो आप कह लें चार्ज जो है पॉजिटिव ई भी लिख सकते हैं, क्यू भी लिख सकते हैं, चार्ज पर यूनिट टाइम, और टाइम की जगह मैं टाइम पीरियड लिख रहा हूँ कि एक सर्कल को या एक ऑसिलेशन को कंप्लीट होने के लिए या एक सर्कल को कंप्लीट होने के लिए जो है वो टाइम रिक्वायर्ड होता है, वो क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। ठीक है, तो अब जो है हम थोड़ा सा सर्कुलर मोशन को आप समझे कि सर्कुलर मोशन को पढ़ रहे हैं। तो ये तो हमारी जो है वो म्यू की इक्वेशन हो गई। अब यहाँ पे जो है आप कहें कि टी की क्या वैल्यू है, टी की क्या वैल्यू है, तो टी की वैल्यू देखें बेटा, ओमेगा किसके बराबर होता है, 2 पाई एफ के, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ। तो यहाँ से ओमेगा सी आप कह लें, तो ओमेगा सी विल बी इक्वल्स टू एफ किसके बराबर होता है, 1/t के, तो आप लिख दें टी। तो यहाँ से जो है वो टी किसके बराबर आएगा, 2 पाई ओवर ओमेगा सी। इस टी की वैल्यू को आप यहाँ पे लिख दें, टी की वैल्यू को यहाँ पे लिखेंगे तो आपके पास आएगा प्लस आर स्क्वेयर क्यू, और क्योंकि टी नीचे है तो यहाँ पे 2 पाई मल्टीप्लाई बाय ओमेगा सी, ओमेगा सी। इस तरह से ये हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगी, इक्वेशन आएगी। ठीक है, यहाँ पे जो है वो पाई पाई से कट जाएगा, पाई जो है वो पाई से कट जाएगा, और
आर स्क्वेयर क्या रह गया, पीछे क्या रह गई हमारे पास वैल्यू, वो रह गई म्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वेयर बाय 2 ओमेगा सी, क्यू आर स्क्वेयर बाय 2 ओमेगा सी। जी बिल्कुल बेटा, ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन रह गई। अब यहाँ पे हमने करना क्या है, यहाँ पे हमने सिंपली जो है वो आर की वैल्यू पुट कर देनी, ओमेगा सी की सबसे पहले जो है वो क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है। आर की अगर वैल्यू पुट करके हम देखते हैं, पहले आर की वैल्यू पुट करते हैं तो उससे आसान हो जाएगा। आर की जगह क्या था, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, आर इज इक्वल्स टू v बाय ओमेगा। तो म्यू विल बी इक्वल्स टू, दिस विल गिव म्यू विल बी इक्वल्स टू क्यू, आर की जगह क्यू बाय 2 कर लें, आर की जगह बेटा यहाँ पे आएगा v परपेंडिकुलर स्क्वायर ओवर ओमेगा सी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ओमेगा सी। ये ओमेगा सी स्क्वायर से कट जाएगा तो हमारे पास जो म्यू की वैल्यू आएगी मैं वो यहाँ पे लिख देता हूँ। तो म्यू विल बी इक्वल्स टू क्यू वी परपेंडिकुलर स्क्वायर ओवर ओमेगा 2 ओमेगा सी। ठीक है, म्यू की क्या वैल्यू आ गई, क्यू वी परपेंडिकुलर ओवर क्यू वी परपेंडिकुलर स्क्वायर ओवर 2 ओमेगा सी ओवर 2 ओमेगा सी। यहाँ पे अगर आप ओमेगा सी की वैल्यू को बेटा पुट करें तो आपके पास जो है वो म्यू क्या किसके बराबर आएगा, 2 क्यू बी, और यहाँ पे जो है वो m ऊपर आ जाएगा, तो चलें m को ऊपर लिख देता हूँ, तो वो आएगा क्यू एम वी परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओमेगा सी क्या होता है, क्यू बी ओवर m होता है। तो ये q जो है इस q के साथ कट जाएगा, तो आपके पास जो वैल्यू रह जाएगी वो हाफ एम वी परपेंडिकुलर स्क्वायर ओवर b। तो म्यू किसके बराबर आ गया, हाफ एम वी परपेंडिकुलर स्क्वायर ओवर b। तो हमने ये जो वैल्यू लिखी है, ये जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट लिखा है, ये सच में जो है वो इसके बराबर आता है। ये कोई हमने जो है वो खुद से नहीं लिखा, इसकी वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू है, और जिस वजह से हमने एफ ऑफ जी इज इक्वल्स टू माइनस म्यू पार्शल बी जी बाय पार्शल जी लिखा है। तो अब फ्रॉम दिस इक्वेशन बेटा आप इसको क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हमने क्या नाम दिया, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें, इसको छोड़ें आप बेटा। तो अब लिखें फ्रॉम इक्वेशन 2, यहाँ पे आगे लिख लेते हैं, ठीक है, यहीं पे आगे यहाँ से चलें, यहाँ पे शुरू आप लिखें फ्रॉम इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, एफ ऑफ जी इज इक्वल्स टू माइनस म्यू पार्शल बी ऑफ जी बाय पार्शल जी, यही है इक्वेशन हमारे पास, यही है। अब क्या किया हमने, अब हमने क्या करना है, अब हमें पता है कि हमारे जो जी एक्सिस के अलॉन्ग, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में एनिमेशन में बताया कि हमारी जो है वो एफ ऑफ जी जो है वो इस डायरेक्शन में है, हमारा पार्टिकल जो है वो इस तरह से जायरेशन कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जो है इसके जो है वो पार्टिकल के जो है वेलोसिटी कंपोनेंट ड्राइव करता हूँ, ठीक है। तो ये होगा v पैरेलल, जो z के अलॉन्ग z के पैरेलल होगा, और ये जो है वो z के परपेंडिकुलर होगा। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि कौन सी ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, या कौन सा फैक्टर है जो z के अलॉन्ग जो है वो f ऑफ z जो है उसको हेल्प आउट कर रहा है, जो अलॉन्ग द f ऑफ z है, तो आप कहेंगे v पैरेलल। तो हमारे पास f ऑफ z किसके बराबर होगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, v पैरेलल डिवाइडेड बाय dt, जो कि किसके बराबर है, माइनस म्यू पार्शल बी ऑफ सी बाय पार्शल जी। अब देखें बेटा मैंने क्या करना है, आप इसको इस तरह कर लें कि मैं अगर ये d बाय डी टी कॉमन लेता हूँ तो मुझे इसको लिखना पड़ेगा हाफ एम वी पैरेलल का स्क्वायर। क्या लिखना पड़ेगा, हाफ एम वी पैरेलल का स्क्वायर।
अगर आप इसको आगे जो है आगे अंदर जाके जब इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे टाइम, तो ये फिर भी 2 मल्टी स्टार्ट में आ जाएगा, 2 से कट के, तो आपके पास यही ऊपर वाली टर्म जो है ये दोबारा से बन जाएगी। आप यानी कि इसको जो है वो इस तरह से लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो है क्या आ जाएगी बेटा, आपके पास वैल्यू आएगी माइनस म्यू पार्शियल पी ऑफ जी बाय पार्शियल टी मल्टीप्लाई बाय पार्शियल यहाँ पे बेटा जी होगा, ठीक है, पार्शियल जी बाय पार्शियल टी। ये जी से कट जाएगा, तो आपके पास जो इस तरफ टर्म बचेगी वो बचेगी माइनस म्यू, आप कह सकते हैं, आप डी भी लिख सकते हैं क्योंकि अब एक ही हमारे पास जो है वो है, तो डी टी और डी बाय डी टी ऑफ हाफ एम वी पैरेलल का स्क्वायर। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर, आप कहें इक्वेशन नंबर 3 है। इस इक्वेशन को हम जो है वो आगे इस्तेमाल करेंगे। इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे बेटा, आगे जो है इस्तेमाल करेंगे। अब क्या है, हम कहते हैं कि हमारा ये जो मोमेंट है ये कांस्टेंट है, इनवेरिएंट है। बुक के अंदर लफ्ज़ इस्तेमाल करता है इनवेरिएंट का। हमारा जो है ये मोमेंट क्या है, कांस्टेंट है। वी हैव टू प्रूव दैट कि इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू। ये क्या है, हमारा म्यू कांस्टेंट है, क्योंकि हम म्यू को कांस्टेंट प्रूव करके ही बता सकेंगे कि जो हमारी ट्रैप जो है वो कैसे जो है वो प्लाज्मा ट्रैप हो पा रहा है, प्लाज्मा जो है वो कैसे ट्रैप हो पा रहा है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, हमने यूज़ करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हमने क्या यूज़ करना है, हमने करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आप कह लें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, हमने पोटेंशियल की यहाँ पे बात नहीं करनी, काइनेटिक की ही सिर्फ करेंगे, और वो भी कंपोनेंट्स वाली। ठीक है, तो वो क्या है बेटा कि सम ऑफ ऑल द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, आप कह लें कि कांस्टेंट। तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो पैरेलल है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो परपेंडिकुलर है, उन दोनों का सम जो है वो हमारे पास किसके बराबर आएगा, कांस्टेंट रहेगा, हमेशा जो है वो कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब क्या है कि एक चीज़ अगर बढ़ेगी तो दूसरे को घटना होगा, एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी को घटना होगा, ये दूसरी जो है वो बढ़ेगी तो इसको कम होना होगा। ठीक है, कांस्टेंट रहने का मतलब यही है कि मैं कहता हूँ कि मेरी दोनों जेब के अंदर 100 रुपया है, दोनों जेब के अंदर मैं कहूँ मेरे जो है वो 100 रुपया है, तो अगर मैं उसमें से क्या हूँ कि एक जेब के अंदर मेरा जो है वो 80 रुपया होगा तो दूसरी जेब के अंदर 20 होंगे। अगर मैं कहता हूँ नहीं मेरी दूसरी जेब में 60 है तो पहली वाली जेब के अंदर 40 होंगे, एक के बढ़ने से दूसरा कम हो जाता है। तो ये है कांस्टेंट रहना, मेरे जो कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, जो असल वैल्यू है वो 100 ही रहेगी, असल वैल्यू जो है वो कांस्टेंट ही रही। ठीक है, आई होप सो आपको समझ आई होगी। तो अब क्या करना है, हमने इसका जो है हमने इसको जो है वो लिख लेना है। तो हाफ ऑफ एम वी परपेंडिकुलर वी पैरेलल का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ एम वी परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट, इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब क्या है कि देखें, टेकिंग टाइम डेरिवेटिव, हमने क्या कर देना है, टाइम डेरिवेटिव ले लेना है, टेकिंग टाइम डेरिवेटिव। अब जब टाइम डेरिवेटिव लेंगे हम तो इसका क्या आएगा, डी बाई डी टी हाफ ऑफ एम वी पैरेलल का स्क्वायर प्लस डी बाई डी टी एम वी परपेंडिकुलर का स्क्वायर हाफ भी था, हाफ एम वी परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और कांस्टेंट का जो टाइम डेरिवेटिव होता है वो ज़ीरो होता है, कांस्टेंट का टाइम डेरिवेटिव क्या होता है, वो ज़ीरो होता है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3, बेटा इक्वेशन 3 की मदद से जो है अगर आप लिखते हैं तो इक्वेशन 3 में ये जो है पहली वाली टर्म का वैल्यू क्या आती है, माइनस म्यू डी बी जी बाई डी टी, माइनस म्यू डी बी जी बाय डी टी। यहाँ पे जो पहली दूसरी वाली वैल्यू है बेटा डी बाई डी टी, ये जो है आप इसको जो है हमने थोड़ा सा इसको ड्राइव करना पड़ेगा, और वो जो है वो हमारे पास यहाँ से ड्राइव होगी, हमारे पास इक्वेशन जो है पीछे हमने जो है वो निकाली, म्यू की वैल्यू जो निकाली वहाँ से, म्यू इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, देखें बेटा म्यू की वैल्यू क्या है, हाफ ऑफ एम वी परपेंडिकुलर का स्क्वायर ओवर पी, यही था। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि म्यू बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ
एम वी परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो मैं इसकी जगह जो है ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ म्यू बी इक्वल्स टू ज़ीरो, म्यू बी इक्वल्स टू ज़ीरो। अब दोनों जो है मैं इसको आगे जो है वो फर्दर सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये आएगा माइनस म्यू डी बी जी ओवर डी टी। उसके बाद यहाँ पे आएगा प्लस, एक दफ़ा जो है वो मैं ले लेता हूँ डी बी बाई डी टी और साथ म्यू, और फिर जो है वो बी डी म्यू बाई डी टी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये जो है दो टर्म्स जो हैं वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। पीछे जो हमारे पास रह गया वो रह गया डी म्यू बाई डी टी इक्वल्स टू ज़ीरो। बी जो है वो भी जाके वहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा, तो यानी कि हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा डी म्यू बाई डी टी इक्वल्स टू ज़ीरो। इट्स मीन दैट म्यू इज़ कॉन्स्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मैंने आपको बताया कि कांस्टेंट टर्म की जो टाइम डेरिवेटिव होता है वो ज़ीरो होता है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो म्यू है वो कांस्टेंट है। ये चीज़ हमने जो है वो प्रूव कर ली, हमने जो है वो क्या कर ली, प्रूव कर ली। इसका मतलब क्या है कि जो रेडियल, जब जैसे ही पार्टिकल आप अगर यहाँ पे देखें तो जैसे ही आपका पार्टिकल यहाँ पे जैसे ही आपका पार्टिकल जो है वो एंड में पहुँचता है ना, तो वो अपनी स्पीड जो है वो तेज़ कर देता है। यहाँ पे आप देखिएगा बेटा कि जैसे ही आपका पार्टिकल रेडियस जो है वो कम होता है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो कांस्टेंट होने की वजह से, ये देखिएगा, ये अगर आप एक पार्टिकल को देखें तो एंड पे जैसे ही जाता है तो वो तेज़ी से जो है वो मूव करके वापस आ जाता है। ठीक है, और यही जो है वो रिफ्लेक्शन को भी आगे हम जो है वो डिस्क्राइब करते हैं। इसी से जो है हमारी रिफ्लेक्शन जो है वो भी ड्राइव होगी। ठीक है, तो म्यू का मतलब क्या है कि हमारी म्यू कांस्टेंट होने का मतलब है कि ये जो हमारी टर्म है ये आगे को जा रही है। ठीक है, अब आगे जो है वो हमारे पेज बेटा ख़त्म हो चुके हैं, तो आई हैव टू ऐड दिस पेज। उसको कांस्टेंट प्रूव कर दिया। अब आती है असल चीज़ जो समझने की, और टॉपिक हमारा आप समझे एंड ही होने वाला है। अब क्या है बेटा कि v पैरेलल अगर आप देखें यहाँ पे, तो v पैरेलल जो है वो रिस्पॉन्सिबल है हमारा किसके लिए, अलोंग b ऑफ c, अलोंग b ऑफ z डायरेक्शन, z डायरेक्शन के अंदर है, यानी कि f ऑफ z के अलोंग है। v पैरेलल जो है वही जो है वो आगे को उसको लेके जाता है। अब म्यू जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है, म्यू जो है वो क्या है हमारे पास कांस्टेंट है, इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, यानी कि हमारे पास जो हाफ एम वी परपेंडिकुलर स्क्वायर है ओवर बी है वो क्या है, कांस्टेंट है, वो क्या है, कांस्टेंट है। अगर मैं इस बी को यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो इसको जाके वहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ, तो हाफ एम वी परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट के साथ बी स्क्वायर, बी सिर्फ बेटा, और ये मैं अगर कांस्टेंट हटाऊं तो मैं यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन मुझे लगाना पड़ेगा। तो मैं बता सकता हूँ कि हाफ एम, ये भी कांस्टेंट है, हाफ एम जो है इसको भी मैं ख़त्म कर दूँ तो मैं लिख सकता हूँ वी परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो है, वी परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है बी के। यानी कि जैसे जो है वो ये बी जो है, बी और बी किसके बराबर है, बी इज इक्वल्स टू सिंपली बी ऑफ सी। जैसे ही हमारी ये जो बी है बढ़ेगी, बी ऑफ सी बढ़ेगा, हमारे पास जो परपेंडिकुलर है, हमारे पास क्या बेटा, जो हमारे पास जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो बढ़ेगा। ठीक है, वो बढ़ेगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें बेटा, ये वाला फैक्टर देखें, मैंने आपको बताया कि मेरे पास 100 रुपया है, 100 रुपया है, ठीक है, 100 रुपया है, ठीक है, और अगर यहाँ पे 80 होगा, आप इसको कह लें 100, यहाँ पे अगर मेरे पास 80 रुपये होंगे तो यहाँ पे 20 होंगे, और यहाँ पे अगर 80 रुपया होगा, यहाँ पे ज़्यादा होंगे तो यहाँ पे कम होंगे। एक के ज़्यादा होने की वजह से दूसरा जो है वो कम होगा। इसी तरह ना बेटा, एक बढ़ेगा तो कांस्टेंट होने की वजह कि एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड जब बढ़ी, जब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी तो वी परपेंडिकुलर बढ़ा। ये हमने प्रूव किया कि वी परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो है वो स्क्वायर के साथ बढ़ी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी
तो वी परपेंडिकुलर जो है वो लीनियरली नहीं, स्क्वायर के साथ जो है उसकी वैल्यूज़ बढ़ी, यानी कि ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ी। ठीक है, क्या हुई? ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ी। और अगर नेगेटिवली भी डिक्रीज होता है ग्रेडियंट हमारा आपकी जो है वो, तब भी जो है वो पॉजिटिवली जो है उसके अंदर स्क्वायर के साथ जो है वो बढ़ती है। ठीक है, उसका जो ग्राफ आप कह लें कि जो इंक्रीज है उसमें स्क्वायर के साथ होता है। ठीक है, ग्राफ की बात नहीं करते। अब वी परपेंडिकुलर यानी कि बी बढ़ी तो वी परपेंडिकुलर बढ़ी, वी परपेंडिकुलर बढ़ा तो यानी कि वी पैरेलल को कम होना चाहिए, वी पैरेलल को क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। और वी पैरेलल ही रिस्पॉन्सिबल है आगे जाने के लिए। यानी कि जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन, अब आप देखें बेटा कि बॉटल के अंदर ये देखें, लास्ट जो है हमारा टॉपिक जो है यहाँ से हमने स्टार्ट लिया। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो बी जो है वो स्ट्रॉन्ग है। मैंने आपको बताया कि बी वॉज स्ट्रॉन्ग हेयर, बी वॉज व्हाट? स्ट्रॉन्ग हेयर। और यहाँ पे वीक था, यानी कि यहाँ पे बी स्ट्रॉन्ग होने के मकसद क्या है? कि वी परपेंडिकुलर स्ट्रॉन्ग है। वी परपेंडिकुलर स्ट्रॉन्ग होने का मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग होने का मतलब क्या है बेटा? कि वी पैरेलल जो है वो क्या है? वीक है। वी पैरेलल वीक है, यानी कि आगे जाने वाली फोर्स जो है वो वीक है। यहाँ पे एक स्टूडेंट का बेटा एक क्वेश्चन था। अब कमेंट कुछ यूँ था बेटा कि वो कहता है, क्वेश्चन करता है रायान मुझसे, फिज़िक्स विद रायान, कहता है कि सर हमें ये जो है वो इस बात का तो पता है, सबसे पहले तो वो शुक्रिया अदा करता है फॉर सच एन एक्सप्लेनेशन। फिर वो कहता है कि सर आई हैव अ क्वेश्चन। आप भी मुझसे जो है वो बेटा इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। अब वो क्वेश्चन क्या करता है? क्वेश्चन वो करता है कि सर जब पार्टिकल जो है वो काइनेटिक एनर्जी जब आपने कहा यहाँ पे जो है वो मिनिमम हो गई, वी पैरेलल मिनिमम हो गया, तो यहाँ पे जो है वो हमारा जो है वो पार्टिकल रिफ्लेक्ट बैक कैसे करता है? उसके बाद सेंटर के अंदर वो पूछता है कि सर हमारा जो पार्टिकल है सेंटर वाला, वहाँ पे जो है वो फील्ड लाइन चेंज नहीं होती, तो वो कैसे जो है वो जो है वो जी एक्सिस के अलॉन्ग क्यों नहीं मूव करता जाता? आई थिंक सो जो है इसका क्वेश्चन जो है वो लड़के का ये था। ठीक है, जो उसने मुझसे पूछा। तो पहली बात बेटा कि अगर आप फ्रांसिस एफ चेन की बुक के अंदर देखते हैं तो कुछ केसेस वो बताता है एट द एंड कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो जो हमारा पार्टिकल है वो जो है परफेक्टली कन्फाइंड नहीं होता। आप उसके ऊपर जाके देखिएगा, मैं एंड में आपको वो भी बता देता हूँ। दूसरी मैंने आपको बताई बात कि जब ये वी पैरेलल रिस्पॉन्सिबल है इसकी जी डायरेक्शन के अंदर मोशन के लिए, जब ये कम हुई यानी कि इसकी जो है वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो जी एक्सिस के अलॉन्ग वो कम हो गई। जो इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है कम होने की वजह से, यानी कि ये जो आगे जाने की इसकी ताकत है, इसकी जो पावर थी वो कम हो गई। अब मैंने आपको बताया कि एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी यहाँ पे जनरेट होती है, जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में। हमेशा आप देखें तो जो इंड्यूस्ड फील्ड होती है या इंड्यूस्ड फोर्स होती है वो हमेशा अपने कॉज को अपोज करती है। ये इस कॉज को अपोज करने के लिए बेटा ये जो है यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एक फोर्स आती है जो उसको क्या करती है? वापस को रिफ्लेक्ट करती है। अगर आप यहाँ पे देखें लास्ट में, अगर आपको एनिमेशन इसको सम अप करता हूँ अपने लेक्चर को, तो अगर आप देखें यहाँ पे तो ये फोर्स यहाँ पे अब तक नहीं थी, यहाँ पे दो फोर्सेस हो गई। यहाँ पे आपके पास एक ही फोर्स है, यहाँ पे जो है आपकी दो फोर्सेस हो गई, एक इंडक्शन की वजह से और एक जो है आपकी जी कंपोनेंट वाली। जी कंपोनेंट वाली यहाँ पे फोर्स जो है वो बहुत थोड़ी हो गई है, जी कंपोनेंट यहाँ पे बहुत थोड़ा हो गया, और ये जो एफ है वो ज़्यादा हो गया, तो जिस वजह से वो टकरा के वापस आ जाती है बेटा। तो दिस इज़ ऑल व्हाट आई कैन डू, और आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आपको जो है वो अच्छे से चीज़ें समझा सकूँ। बाकी जो है बेटा अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो इस तरह से रायान की तरह से आप पूछ सकते हैं बेटा, और इसको जो है बेटा आप जितना हो सके शेयर करें और इसको लाइक भी करें अगर लेक्चर आपको समझ में आया है। और चलते हैं बुक की तरफ। मैं एट दी एंड आपको बुक भी बता देता हूँ कि बुक के अंदर जो है वो कैसे कहता है कि परफेक्टली नहीं है। ये रहा बेटा, the trapping is not perfect, however, for instance, a particle with v perpendicular is equals to 0, magnetic field ये हो जाएंगे, और जब b b नॉट के बराबर होगी
आपकी क्वेश्चन रायान बेटा सेंटर के केस के लिए कि जब वो सेंटर में होगा तो वो क्या है, वो सीधा जो है वो ट्रैपिंग नहीं होगी और जी एक्सिस के अलोंग ही मूव करता हुआ चला जाएगा। जैसे कि ऊपर इसने एक डायग्राम भी बनाई है, ये रही बेटा, कि ये जो सेंटर के अंदर है ये निकल के बाहर चला जाता है। आपकी जो जो ट्रैप है, जो आपकी ट्रैपिंग है वो परफेक्ट नहीं होती, आपकी पूरी जो कन्फाइनमेंट होती है वो परफेक्ट नहीं होती। अगर एक पार्टिकल यहाँ सेंटर से आ रहा है तो वो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो यहाँ से बाहर निकल जाए, क्योंकि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज है उसको वो बहुत कम फील करता है। तो दैट्स इट बेटा, आज के लिए इतना ही। आई होप सो आपको जो है वो समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।